Hello students, Assalamu alaikum and good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. Okay, better unfortunately again we are online and let's hope that in the next week we'll be having some physical class. Okay, तो अभी बेटा हम ऑनलाइन के हिसाब से कुछ बेसिक बातें जो हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, सही है ना। और फिर बेटा उसके बाद जो है वो हम प्रैक्टिकल जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है उससे मुतालिक कुछ बातें कर लेंगे एंड यूल बी परफॉर्मिंग दैट प्रैक्टिकल when you'll come in the lab. Okay, well, what is it? Walaikum salam to everyone who is saying salam and on chat. Okay, beta, how many students we have right now? 15, 16 students we have. Well, students हैं हमारे पास अदीन आसिफ, अफीफा खान, Anusha Akram. She was not there in the last class, I think. And Daud Mubin, Durres, Fahim Nabil, Hani Abdullah, Hunain, Javeria, Mahin, Manahir, Muhammad Saad, उसामा आमिर, सादिक खान। अच्छा, ये तो वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, बात करते हैं आगे। चलो बेटा, इसको भी हटाओ। Now let's start with the proceeding and I'm going to open my OneNote. And last time I told you very basic points about P3. That was an introductory class, introduction and orientation, discussed in the last class. Well, I told you some, basic definitions of physics, and then I was talking about simple pendulum. है ना बेटा, I told you what is simple pendulum. You know about it. अच्छा, और कुछ बातें बेटा उससे रिलेटेड जो है वो आज हम करेंगे। सही है, हमने सिंपल पेंडुलम को डिफाइन किया था, कहा था इट इज एन अरेंजमेंट in which a point mass, that is metallic bob, is tied to an inflexible or inextensible or inelastic string and suspended by a rigid support. सही बेटा, याद रखने की बात ये है कि पेंडुलम की सपोर्ट से लेकर, दिस इज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, दिस इज द सिंपल पेंडुलम, दिस अरेंजमेंट इज सिंपल पेंडुलम। बेटा पेंडुलम की सपोर्ट से लेकर सेंटर ऑफ द बॉब तक हुआ है। Sir, your voice is not clear.
सपोर्ट तक ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको कहते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड और लेंथ ऑफ पेंडुलम, इन दोनों सही बेटा, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम में लेंथ ऑफ थ्रेड स्मॉल एल भी आता है, लेंथ ऑफ थ्रेड स्मॉल एल, और रेडियस ऑफ द बॉब स्मॉल आर वो भी आता है। तो अगर 70 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम रखनी है तो लेंथ ऑफ थ्रेड कितनी होगी बेटा 69। और तो जो भी लेंथ आपको पेंडुलम की रखनी होती है बेटा, पेंडुलम्स के प्रैक्टिकल में शुरू में वही प्रैक्टिकल हम करेंगे, तो उसमें बेटा जितनी लेंथ ऑफ पेंडुलम रखनी है उससे 1 सेंटीमीटर कम लेंथ ऑफ थ्रेड खोलेंगे, और लेंथ ऑफ थ्रेड में हुक की लेंथ शामिल होगी बेटा, इंक्लूडिंग हुक होता है, इसलिए एल के बारे में लिखा कि स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग हुक। सही है बेटा, तो लेंथ ऑफ थ्रेड खोलेंगे और रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, तो जितनी भी लेंथ रखनी है पेंडुलम की उससे 1 सेंटीमीटर कम लेंथ ऑफ थ्रेड खोलेंगे। सही है, और 1 सेंटीमीटर जब रेडियस का एडअप हो जाएगा तो वो लेंथ आ जाएगी। सही, तो बेटा अगर 80 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम रखनी है तो इट मींस यू आर गोइंग टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड 79 एंड 1 सेंटीमीटर वुड बी द रेडियस ऑफ द बॉब। चलो ये बात होगी। फिर बेटा मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी, मैंने कहा था कि अगर सेट किया जाए इनटू मोशन, इफ यू वांट टू सेट a pendulum into motion, then pendulum moves about its mean position, it oscillates about its mean position। बेटा ऐसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन इज ऑसिलेटरी मोशन। सही ना भाई, पेंडुलम में जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो बेटा ये 3 पोजीशन होती है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, और इन एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर अंदर रहते हुए बेटा ये ऑसिलेट करता है। तो इसीलिए मैंने ये मतलब लिख दिया एमपी का, ईपी का। सही है, और कह दिया कि पेंडुलम एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन व्हिच इज द टू एंड अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फिर उसके बाद बच्चों मैंने कहा था कि जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है और जब ये इस तरफ जाएगा है ना, या हम उसको यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ एक एंगल बनेगा, एंड दिस एंगल इज एक्चुअली द एंगल ऑफ स्विंग, है ना। फिर मैंने ये भी कहा था कि बेटा अगर आप पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो है ना यहाँ तक, तो जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। अच्छा बेटा सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि एम्पलीट्यूड और एंगल ऑफ स्विंग में क्या रिलेशन है, देन व्हाट वुड बी योर आंसर, है ना। अगर आपसे कहूं बेटा कि एम्पलीट्यूड और एंगल ऑफ स्विंग में क्या रिलेशन है, तो व्हाट विल बी योर आंसर हुनैन खान? नैन बोलो बेटा, बता सकते? सॉरी, एम्पलीट्यूड और एंगल ऑफ स्विंग में क्या रिलेशन है, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? अच्छा उन्हें नहीं बता रहे भाई, कोई और देखते हैं। रिस्पॉन्ड तो करना है सबको भाई, पहले भी कहा था मैं, बच्चों रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? चैट पे आंसर करते हैं। अच्छा, माइक ओपन करके आप आंसर कर सकते हैं बेटा। बाद बच्चों ने बोला कि कोई इन्होंने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नहीं लिखनी बेटा, सिंपल बताना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो बेटा जिन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा उन्होंने सही लिखा। भाई जैसे जैसे इस पेंडुलम को हम बेटा इस तरफ लेकर जाएंगे, देखो
जैसे जैसे बेटा पेंडुलम को मीन पोजीशन से यहाँ लेके जितनी ज्यादा दूर लेके जाएंगे बेटा उतनी ज्यादा ये एंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही जो है बेटा थीटा भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना। फिर इससे कोई और रिलेशन भी बना सकते हैं जो बाद बच्चों ने लिख के दिया। सही, चलो आगे चलते हैं बच्चों। सुनो, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अच्छा कल बताया भी था हमने कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा बेटा तो जो है वो एंगल ऑफ स्विंग भी ज़्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एंगल ऑफ स्विंग भी कम होगा। अच्छा, उसके अलावा बेटा फिर ये बात की हमने ऑसिलेशंस की, है ना। ये सब बातें बेसिक हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सही है, सुनो, ऑसिलेशन या वन ऑसिलेशन जो है वो क्या होती है ना। एवरीबडी नोज अबाउट इट आई थिंक, बिकॉज यू हैव डन योर ओ लेवल्स, है ना। तो एग्जाम बाद बच्चे देंगे आगे, लेकिन जो है वो पढ़ तो चुके हैं सब। तो ऑसिलेशन तो शुरू में ही पढ़ते हैं बेटा। क्या होती है ऑसिलेशन? इट्स अ कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन। द कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन इज एक्चुअली ऑसिलेशन या वन ऑसिलेशन। अच्छा, when we say that the one oscillation has been completed, है ना, उसको देख लेते हैं भाई। चलो सही है, कोई मसला नहीं है भाई। फर्ज कर लो बेटा कि ये एक पेंडुलम है, और पेंडुलम जो है वो मीन पोजीशन के अबाउट दोनों जानिब जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है मीन। तो इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होती है बेटा? उसके दो तरीके हैं। या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लो मीन पोजीशन, या आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन ले, है ना, फर्ज करो बेटा मैंने इसको ना यहाँ से यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया, फिर ये यहाँ पर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? पेंडुलम ऐसे लटक रहा था लाइक दिस, है ना, मीन पोजीशन पे। मैंने उसको मीन पोजीशन से होल्ड किया और उसको थोड़ा डिस्प्लेस किया यहाँ तक, और फिर रिलीज कर दिया, है ना। पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से छेड़ा, सेम इसको छोड़ेंगे बेटा तो ये यहाँ मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन पे आके फिर उधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। अब जब मैंने छोड़ा तो फर्ज करो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से ली, इसको ले रहा हूँ स्टार्टिंग पोजीशन, या इसको भी ले सकता हूँ, अभी बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इसको ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे जाएगा बेटा मीन पोजीशन की तरफ, और इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, और फिर इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा बेटा। फिर वहां से वापस दोबारा जब मीन पोजीशन पे आ जाएगा बेटा, तो जब हम कहेंगे कि इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। सही है, तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है कब? जब बॉडी मीन पोजीशन के इस तरफ भी और उस तरफ भी मूव करने के बाद मीन पोजीशन पर वापस पहुंच जाए। यानी जहां से बॉडी मूव करे, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हो, है ना, वहां पे वापस पहुंचे, और ऐसे वापस पहुंचे कि दोनों तरफ मीन पोजीशन के हरकत कर चुका हो, मूवमेंट कर चुका हो। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का पाथ ये भी हो सकता है बेटा, उस वक्त होगा जब मीन पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। अच्छा, during the practical what we do, we keep the starting point the extreme position rather keeping the mean position as the starting point. तो प्रैक्टिकल में तो हम एक्सट्रीम पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि पेंडुलम को यहाँ से होल्ड किया, अपने हाथ में पकड़ा फिंगर टिप्स में, और बेटे पे ला के इसको छोड़ दिया। जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे ला कर छोड़ेंगे बेटा, तो क्या होगा कि ये अपनी हरकत शुरू कर देगा भाई, यहाँ यू जाएगा फिर यू वापस आ जाएगा। अच्छा, तो इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट ले लूं बेटा मैं, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट इसको लिया, तो जैसे ही यहाँ से छोड़ा हमने इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। नीचे आ जाओ, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया, ये गया मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर बेटा मीन पोजीशन पे आके इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ से छोड़ा था, जिसको
इनिशियल पॉइंट लिया था वहीं पर वापस पहुंच गया। तो यहाँ पे भी बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का बाद ये भी हो सकता है बेटा, और ये भी हो सकता है। सही, अगर मीन पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे तो ये होगा, एक्सट्रीम पोजीशन को मानोगे तो ये पाथ होगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का। सुनो बेटा, प्रैक्टिकल में ना मैं ये वाला करूंगा, एक्सट्रीम पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। तो जब भी मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो यहाँ से छोड़ने के बाद जब ये मूव करके दोबारा यहाँ पहुंचेगा तो बेटा एक ऑसिलेशन वुड बी सेट कंप्लीटेड। सही है, तो एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कहलाएगी। चलो ये बात समझ में आ गई। सही, सुनो अच्छा, बाज दफा ऐसा करते हैं जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो बेटा जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़ते हैं, राइट एट दैट पॉइंट, सही है, हम टाइम काउंट नहीं करते। सही है, टाइम काउंट करते हैं जब एक आध ऑसिलेशन हो जाए, ताकि ताकि इसकी जो शुरू में वॉबलिंग होती है ना, थोड़ा सा जैसे हाथ से छोड़ते हैं थोड़ा ये थरथराता है, वोबल करता है, तो वो जरा स्टेडी मोशन हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। सही है, चलो अभी और बताता हूँ। पहले तो ये समझ लिया बेटा कि एक ऑसिलेशन क्या होती है। आई होप कि सबकी समझ में आ गया होगा कि एक ऑसिलेशन क्या होती है। इट्स अ कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन। और एक ऑसिलेशन का पाथ कैसा होता है ना, मीन पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन को अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तो उस सूरत में क्या, व्हेन वी से दैट द वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। ओके, चलो बेटा आगे देखते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि सबकी समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं बेटा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? सही है, इफ यू से नथिंग देन आई विल मूव अहेड। ओके, सबकी समझ में आ गया होगा आई होप, आसान सी बात है यार। आगे चलते हैं बेटा। एक चीज होती है टाइम पीरियड, सही है, एंड आई थिंक टाइम पीरियड के बारे में भी सारे बच्चे जो है वो जानते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे पहली बात बेटा, ये टाइम पीरियड जो है इसको बड़े टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। You just keep in mind, okay, whenever, wherever you see the time period, you have to symbolize it with the capital T. Okay, well, बेटा होता है क्या है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज नोन as the time which is required to complete one oscillation. So that is why the definition is written, time required to complete one oscillation. इसको कहते हैं बेटा टाइम पीरियड। सही, इस टाइम को प्रैक्टिकल्स के दौरान विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच जो है वो हम नोट करते हैं। बेटा कैसे नोट करते हैं जरा सुनो। फर्ज करो बेटा कि मैंने पेंडुलम को यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक लिया है, एक्सट्रीम पोजीशन को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा, और स्टॉप वॉच को जो है मैंने अपने हाथ में रखा। स्टॉप वॉच के बारे में जब आप आओगे बेटा तो मैं आपको सिखा दूंगा कि स्टॉप वॉच कैसी होती है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सब बात जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या देखते हैं अगर हम कैमरा खोल सकें तो उसमें भी जो है वो बता सकते हैं। सही, अच्छा जी, चलो खैर, फिर जब तुम आओगे ना जब भी करेंगे यार, वो फिर ज़रा डिस्टर्बेंस रहती है इसमें ना, तो कैमरा खोलेंगे तो इसको राइटिंग पैड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो बहरहाल तो वो आप आएंगे उसमें कोई मसला नहीं, अभी ये समझ लो बेटा। सही है, जो चीज़ें ज़रूरी है। देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना लेके आऊंगा मीन पोजीशन से, और यहाँ से मैं इसको बेटा छोड़ूंगा, तो स्टॉप वॉच फौरन ऑन नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको एक आध ऑसिलेशन करने दूंगा, एक या दो ऑसिलेशन बस। फिर ये जैसे यहाँ से चलेगा ना, तो यहाँ से जैसे ही चले स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा। ये बात समझ लो कि मैं एक आध ऑसिलेशन पहले ऐसी होने दूंगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको यहाँ छोड़ते हैं ना, तो हाथ से कुछ ना कुछ फोर्स लग जाती है छोड़ते हुए, और ये पेंडुलम ना थोड़ा सा वॉबल करता है, थरथराता है, स्टेडी मोशन नहीं होती, तो इसलिए एक आध ऑसिलेशन जब हो जाती है तो स्टेडी मोशन हो जाती है। तो जैसे ही ये एक आध ऑसिलेशन के बाद
है ना। जैसी बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन तो इस तरफ चलेगा, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, है ना। या फिर आपको ये आना चाहिए कि भाई कि जैसे इसको कैसे रिलीज करें, हमको ऐसे रिलीज करना चाहिए कि धक्का ना लगे, फोर्स ना लगे हाथ से, बस आप इसको फिंगर टिप्स में पकड़ें और फिंगर टिप्स की ग्रिप को लूज कर दें तो ये सही छूटेगा, फिर मोबल नहीं करेगा। तो अगर आपको ऐसा करना आता है, मैं सिखाऊंगा भी, तो बेटा फिर आप उसी वक्त स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर सकते हैं। जैसे ही बॉब छोड़ा, स्टॉप वॉच ऑन कर दी, बॉब वहां गया और यहाँ आया तो स्टॉप वॉच बंद कर दी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, अब ये जो एक ऑसिलेशन का टाइम हम लेंगे बेटा, तो वो तो अगर सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम डायरेक्टली लेंगे, है ना, तो वो तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो स्टॉप वॉच ऑन एंड ऑफ करने में हमसे गलती हो जाएगी। Oh my God, it means we don't have to check the time period directly for one oscillation. We have to take the time for number of oscillations, at least 10 oscillations or 20 oscillations. Then we have to divide the time by 20 or 10. Then we'll be having the for the one oscillation directly. है ना, बात समझ में आ रही बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक ऑसिलेशन का टाइम, जो टाइम पीरियड होता है, उसको अगर मैं एक ही ऑसिलेशन के लिए डायरेक्ट नोट कर लूँ, सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम, तो एक ऑसिलेशन तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है यार, है ना। स्टॉप वॉच सही से कंट्रोल भी नहीं कर पाते कि एक ऑसिलेशन चली जाएगी, तो हम स्टॉप वॉच को खोलने बंद करने में जो गलती करेंगे, है ना, और ह्यूमन एरर की वजह से गलती करते हैं। ह्यूमन रिएक्शन एरर कहलाती है वो चीज बेटा, कि अगर आपका रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो आप सही टाइम पे ना तो स्टॉप वॉच को जो है वो ऑन करोगे और ना ही सही टाइम पे उसको स्टॉप करोगे, तो फिर टाइम नोट करने में गलती हो जाएगी। तो उस गलती क्यों हो रही है वो गलती, क्योंकि आप एक टाइम पीरियड नोट कर रहे हो, है ना, डायरेक्ट एक ऑसिलेशन का। भाई सही है, टाइम पीरियड तो होता ही एक ऑसिलेशन का टाइम है, लेकिन आप एक ऑसिलेशन का टाइम डायरेक्ट नोट करोगे ना, टाइम पीरियड आ तो जाएगा लेकिन वो बहुत गलत होगा, उसमें गलती होगी। तो उसका हल क्या है, उसका हल ये है बेटा कि आप 10 या 20 ऑसिलेशन का टाइम एक साथ नोट कर लो और उसको 10 या 20 से डिवाइड कर दो, तो एक ऑसिलेशन का बिल्कुल सही टाइम आ जाएगा आपके पास। ह्यूमन फर्स्ट करो बेटा 10 ऑसिलेशन के लिए कर रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन पे जितनी आप एरर करोगे ना, वो एरर 10 ऑसिलेशन पे डिवाइड हो जाएगी, तो 10 ऑसिलेशन पे डिवाइड हो जाएगी तो कम हो जाएगी एरर, और एरर कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड ज्यादा सही आएगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बात हम समझ गए। फर्स्ट कर लो बेटा कि मैं ना 20 ऑसिलेशन का टाइम लेता हूँ, फर्स्ट कर लो 20 ऑसिलेशन का टाइम ले रहा हूँ, और 20 ऑसिलेशन का टाइम आया मेरे पास, 20 ऑसिलेशन का टाइम आ गया बेटा टी फॉर 20 ऑसिलेशन, वो आ गया फर्स्ट करो 38 सेकेंड आ गया, है ना, 38 सेकेंड। तो फिर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन कैसे निकलेगा भाई, सीधी सी बात है भाई, टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन ये, तो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन बेटा कैसे निकलेगा, इसको जो है वो 20 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 ऑसिलेशन का टाइम दिया है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 20 के लिए है तो 20 से करेंगे यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा ये जो है वो हमारे पास फिर इसका कोई 1.9 आंसर जो है वो आ जाएगा 1.9 सेकेंड। ये हमारे पास एक ऑसिलेशन का टाइम, दैट इज टाइम पीरियड आ गया। इस तरह जब टाइम पीरियड निकालते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लेकर फिर उसी नंबर से डिवाइड करके, तो ये बेहतर टाइम पीरियड आता है, ज्यादा सही आता है। तो बास प्रैक्टिकल में जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा, हम 20 के बजाय बेटा 10 ऑसिलेशन ही लेंगे, अगर कोई लंबा प्रैक्टिकल होगा, और ज्यादा लंबा नहीं होगा तो हम 20 ऑसिलेशन लेंगे। अब अगर 10 ऑसिलेशन लेंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम यानी टाइम पीरियड निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, और अगर 20 ऑसिलेशन लेंगे तो बेटा फिर 20 से डिवाइड करके एक ऑसिलेशन का टाइम, दैट इज टाइम पीरियड आ जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। सही है, आपकी जो भी बात समझ में नहीं आई हो ना बेटा, तो यू फील फ्री टू आस्क, ओके, शर्माने की जरूरत नहीं है। सही है, आराम से आप पूछें, कोई मसला नहीं है बेटा, ठीक है।
तो सही है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा फिर इसके बाद बेटा, अच्छा ऐसा करने से क्या होता है, जो हम ज्यादा ऑसिलेशन का टाइम लेते हैं, है ना, और फिर उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करके टाइम निकालते हैं, उससे कम होता है, एक से कम होता है। बताओ कौन सा पढ़ा है बेटा? एरर्स का टॉपिक पढ़ा है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर पढ़ा है बेटा या नहीं? एनीवन कैन आंसर? जी सर पढ़ा है। जी सर पढ़ा है। पढ़ा है। अच्छा तो फिर बताओ ना कि अगर हम बेटा, अगर हम ये ऐसे कर रहे हैं, ज्यादा ऑसिलेशन ले रहे हैं, फिर उसका टाइम ले रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ज्यादा ऑसिलेशन की टेक्निक से, तो उससे कौन सा एरर दूर होता है? उससे कौन सा रैंडम एरर एरर? सर। रैंडम एरर दूर होता है। सही है बेटा, तो रैंडम एरर दूर होता है। ठीक है, चलो सही है। अच्छा बेटा, टाइम पीरियड की ना मैंने यहाँ इक्वेशन भी लिखी हुई है, ये इक्वेशन किसी स्टेज पे यूज होगी प्रैक्टिकल में ना। टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट L/G। सही है, उसमें बेटा 2 पाई तो कांस्टेंट है। सही है, और टी इज इंडिपेंडेंट। अच्छा फिर इसके अलावा टी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? टी जो है, जरा बताना, टी जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? टी जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, यानी फार्मूला देख के बता सकते हो ना। दुर्रेस टी जो है वो स्मॉल जी, ये तो पता है नहीं इनमें क्या चीजें क्या है बेटा। एल का मतलब है लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही बेटा। अच्छा ये जी क्या होता है, जल्दी बताओ, शाबाश। जी क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटी तो है नहीं, ये बात याद रखो। अक्सर अक्सर बच्चे कहते ग्रेविटेशनल हैं जी ग्रेविटी नहीं है, याद रखना। हमेशा एक्सीलरेशन ड्यू टू आप लोग ग्रेविटी। सब ये सब एक्सीलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। ये हाँ हाँ हाँ, सब गलती ये कर रहे होते हैं। अक्सर कहते हैं जी ग्रेविटी, अबे ग्रेविटी कितनी है भाई बताना। ग्रेविटी आम ओ लेवल पे आप 10 रखते थे, यहाँ 9.81 है। तो ये ग्रेविटी है ही नहीं, असल में ग्रेविटी तो कहते हैं फील्ड ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स को फील्ड ग्रेविटी स्ट्रेंथ। कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी तो वजन होती है एक तरह से, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका सही नाम है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। चार नाम है इसके, चार। इन चार में से ना कोई तीन नाम जो है वो हानि अब्दुल्ला बताएंगी। हानि, बोल बेटा। इस जी के चार नाम में से तीन नाम, अच्छा दो बता, चलो बस आसान कर दिया क्वेश्चन। हानि तो सुनी नहीं रही यार, क्या करूँगा। अनुषा अकरम, अनुषा बेटा आप बताइए। अनुषा भी माइक नहीं खोल रही ना। रिस्पॉन्ड करना है बेटा। देखो जो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता ना, उसको फिर मैं बोलता हूँ ये गंदा बच्चा है। अगर माइक वाइक खराब है तो अलग बात है। सही है, और चैटिंग के बजाय ना आप माइक पे आंसर दो तो वो ज्यादा बेहतर है। सही है। ये अनुषा, इसने कहा, मनाहिल ने कहा, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, और उसकी वैल्यू लिख के दी। चलो खैर वो बात सही। ठीक है, तो मैंने अनुषा से पूछा था, अनुषा ने अभी तक जवाब नहीं दिया। चलो कोई, बेटा इसको कहते हैं, इसके एक नाम है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक नाम है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक और नाम है बेटा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और एक और नाम है बेटा इसका एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। सही, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एज एक्सीलरेशन लिया गया है, और यहाँ पर बेटा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के तौर पे लिया गया है। तो इसके ये चार नाम हैं। चलो खैर, अब अगला सवाल बेटा, क्या ये टाइम पीरियड की इक्वेशन जो है, ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है, और ये जो है वो पुकार पुकार कर कह रही है
कि टाइम पीरियड जो है इस है ना? बताओ टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है या नहीं करता? जल्दी बोलो। जी सर। डिपेंड करता है? जी। टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करता है या नहीं? करता है। करता है। करता है नहीं सर। करता। अच्छा, करता है। चलो जवेरिया बताएगी। जवेरिया करता नहीं करता, ये लोग सब पता नहीं क्या कह रहे हैं, झूठ झूठ कह रहे हैं, सच सच कह रहे हैं, पता नहीं क्या हम सर करता है। करता है। माहिन, चलो ये उसामा बताएगा। उसामा आमिर तुम बताओ बेटा, करता है कि नहीं सर करता? करता है। अबे नालायको, नहीं करता, क्योंकि ना जी कांस्टेंट है। आमतौर पे जी कांस्टेंट होता है ना, जब आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो जी तो कांस्टेंट ही होगा ना यार। चंदा मामा पे जाके थोड़ी कोई ये प्रैक्टिकल करोगे जहाँ पे जी कम हो जाएगा, है ना? मेरे बच्चों, जो भी कांस्टेंट चीज होती है ना, उस पे कोई चीज डिपेंड नहीं करती। तो time period in this formula for the practical purpose, when we perform the practical in the lab, what happens, time period doesn't depend on the gravitational field strength or acceleration due to gravity or acceleration of free fall, because it remains constant during the whole practical. So at constant, on constant variable, on constant thing, not variable, on constant thing, no variable depends, I wanted to say. सही? तो बेटा टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड? हाँ भाई, मोहम्मद साद सलमान, किस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड? ये सब थ्योरी में भी काम आएंगी जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना। आपको पता है, मुझे बार बार नहीं बताना पड़े कि मैं जो है वो थ्योरी का टीचर हूँ, प्रैक्टिकल तो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना? मैं मतलब थ्योरी का ही असल में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराता हूँ। तो जब मैं थ्योरी की भी बहुत सी बातें आपको, जब जब भी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, तो सिर्फ मैकेनिकली प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसी बातें भी बताऊंगा बेटा जो आपको काम आएंगी, थ्योरी में भी काम आएंगी। ठीक है? बोलो बेटा, टाइम पीरियड जो है वो, किसी का आंसर आया? लेंथ ऑफ थ्रेड पे। अच्छा, एक ने कहा कि अगर हम चांद पे प्रैक्टिकल करेंगे तब तो जी पे डिपेंड करेगा ना। एक ने कहा, वो पता नहीं किसने कहा, देखता हूँ किसने कहा था। लेकिन चांद पे भी तो वो होती है ना। अबे भाई चांद मेरे जो बच्चों, speed मेरे है, लाल, मेरे चांद, यहाँ पे प्रैक्टिकल करने की इजाजत मिल नहीं रही, तुम चांद पे जाने की बातें कर रहे हो, है? तो इन दैट पर्सपेक्टिव, आपको तो पता है ना, हम तो प्रैक्टिकल यहीं करेंगे। और आम कंडीशन में वैसे भी बेटा, आम हालात में ना, अगर आप जमीन की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज ही नहीं होता। उसकी जो चेंज होती भी है तो इतनी चुन्नी मुन्नी होती है कि उसको कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो बेटा जी तो कांस्टेंट ही होता है, आपने पढ़ा भी है ना आम हालात पे। ये चांद वांद पे जाना कोई आम हालात थोड़ी है, या कई हजार फीट की बुलंदी पे चले जाना, ये भी आम हालात नहीं है, वहां पे जी चेंज होता है। चलो आगे चलो बेटा, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा फिर? जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। लेंथ, लेंथ ऑफ थ्रेड। लेंथ ऑफ पेंडुलम। थ्रेड, लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना? आप कहना चाह रही होंगी शायद लेंथ ऑफ पेंडुलम। कैपिटल एल तो लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है बेटा, सही है? तो टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं ना बेटा? चलो फातिमा सर बेटा, हाँ हाँ हाँ, सर मुझे एक चीज बोलो पूछनी है, बोलो। यहाँ पे हम ये चीज अज्यूम करें ना कि जो बॉब है वो कांस्टेंट मास है। तो मास, यार बेटा क्लासिकल फिजिक्स में तो मास होता ही कांस्टेंट है। ये सब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये मैकेनिकल फिजिक्स है। जो भी आप पढ़ेंगे ना फिजिक्स, उसमें वो 90% से ज्यादा तो क्लासिकल फिजिक्स है एएस लेवल में, सही है ना? बल्कि 95% क्लासिकल फिजिक्स है, थोड़ी सी चीज मॉडर्न फिजिक्स की है। तो पूरी क्लासिकल फिजिक्स में
मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। E इक्वल mc स्क्वायर में नहीं है मास कांस्टेंट, क्योंकि वो मॉडर्न फिजिक्स का जो है टॉपिक है। आगे चलो बेटा, सही है। बताओ टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड नहीं, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा मेरे बच्चों, सही से बताओ। टाइम पीरियड लेंथ के स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है ना बेटा। तो ऐसे बोलेंगे जैसे मैंने लिखा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। सही है। अच्छा चलो, ये बात समझ में आ गई। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है बेटा कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है कुछ चीजों के। बताओ टाइम पीरियड में क्या एंगल ऑफ स्विंग आ रहा है? नहीं आ रहा, थीटा नहीं आ रहा ना। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ स्विंग, इसका इंडिपेंडेंट है। अच्छा, टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता, है ना। एम्पलीट्यूड को या तो एक्स से डिनोट करते हैं या एक्स नॉट से भी डिनोट करते हैं, सही है। और इसी तरह टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पे भी डिपेंड नहीं करता। जो चीज इसके फॉर्मूले में इंक्लूडेड नहीं है उसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब आप इस एम्पलीट्यूड को, इस डिस्टेंस को बेटा, जिसे एम्पलीट्यूड कहा था, ये वाला डिस्टेंस, इसको छोटा या बड़ा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो या थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ो बेटा, दोनों सूरतों में टाइम पीरियड जो है एक जैसा ही रहेगा। टाइम पीरियड इस एम्पलीट्यूड के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके भी छोड़ सकते हैं और ज्यादा डिस्प्लेस करके भी छोड़ सकते हैं। टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं? कुछ पूछना है इससे मुतालिक या नहीं? सर मास पे क्यों नहीं डिपेंड करता? मास और पे सर क्यों यहाँ पे डिपेंड नहीं मास करता? हाँ बोलो बेटा, मास कांस्टेंट है यहाँ पर। अच्छा एक बात याद रखना कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे भी डिपेंड नहीं करते। एक बच्चे ने पूछा कि नंबर सादी खान, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। 20 ऑसिलेशन हो या 10 ऑसिलेशन हो, टाइम पीरियड वही आएगा। हाँ बस ये कि जब 20 ऑसिलेशन के लिए करेंगे, जितनी ज्यादा ऑसिलेशन के लिए करते हैं ना, उतना जो है ज्यादा करेक्ट आंसर आ सकता है ना, बस ये। लेकिन टाइम पीरियड और ओवरऑल तकरीबन वही रहेगा। जैसे भाई 1 पॉइंट फर्स्ट कर लो कि टाइम पीरियड आना चाहिए 1.8 या 1.9, जैसे अभी किया था ना। तो 10 ऑसिलेशन के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है 1.89 आ जाए या 1.895 आ जाए, और 20 के लिए करें तो हो सकता है पूरा 1.9 ही आ जाए। मतलब बस सिर्फ ये एक्यूरेसी बढ़ जाती है, वरना टाइम पीरियड ओवरऑल वही रहता है तकरीबन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे भी डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, थीटा पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ द बॉब पे भी डिपेंड नहीं करता, है ना। क्योंकि मास हम जो लेते हैं ना पेंडुलम की डेफिनेशन के मुताबिक, वो पॉइंट मास होता है। ऐसा मास होता है जो कि बेटा थोड़ी सी जगह में कंसंट्रेटेड होता है, सही है। और वैसे भी इस फार्मूले में भी बेटा मास नहीं आ रहा, तो फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला बताता है कि चीज किस किस पे डिपेंड कर रही है ना। तो मास पे भी डिपेंड नहीं कर रही, सही है। अगर मैं आपको 3 बॉब्स दे दूं ना, एक जो है वो कॉपर का हो, एक सिल्वर का हो, एक आयरन का हो, तो और पेंडुलम की लेंथ को एक ही रखूं, क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, पेंडुलम की लेंथ के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है। ज्यादा डिटेल में जाएं तो बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, वरना सिंपल बोल सकते हैं भाई पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है, सही है। तो पेंडुलम की लेंथ को अगर सेम रखूं और मुख्तलिफ किस्म के बॉब्स दे दूं आपको, एक आयरन का, एक सिल्वर का, एक कॉपर का, तो तीनों से जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो टाइम पीरियड एक ही आएगा, सही है। क्योंकि तीनों मासिस के लिए जो है वो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी भी एक्सीलरेशन सेम रहेगी बेटा, क्योंकि वो तो होता ही कांस्टेंट है, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो टाइम पीरियड
मास पे भी डिपेंड नहीं। अच्छा, अब एक बात कि भाई अगर मैं इसको ऐसे ज्यादा ऊपर ले जाके छोड़ूंगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर इसको इतना बड़ा जो है वो मोशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो उसका टाइम बढ़ना चाहिए ना यार। टाइम नहीं बढ़ता, उसकी वजह क्या है, जब आप जितना ज्यादा ऊपर से छोड़ोगे ना, यानी जितना ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड करके छोड़ोगे, उतनी ही तेजी से नीचे आएगा, उतनी ही तेजी से नीचे आएगा बेटा। जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाऊंगा तो मामूली सी अगर हाइट कवर हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है हाइट बढ़ने से। अगर और ऊपर ले जाऊंगा तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब आप छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आप जब ज्यादा एम्पलीट्यूड करके ज्यादा ऊंचाई से छोड़ते हैं ना, तो स्पीड भी तो बढ़ जाती है। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो उतने ही टाइम में जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, जितना छोटे एम्पलीट्यूड के साथ हो रही थी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा मैं कह रहा हूँ अगर एम्पलीट्यूड छोटा रख के करें तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड जो है वो इतना बड़ा यहाँ तक लिया हूँ इसको मैं, और यहाँ से ला के छोड़ूँ इसको, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर तो इसको ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगना चाहिए ना, नहीं लगता ज्यादा टाइम, उतना ही टाइम लगता है। टाइम पीरियड वही रहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा हाइट से छोड़ेंगे तो इसकी नीचे आने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना। ज्यादा स्पीड से होगा तो उतने ही टाइम में जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, जितना पहले हो रही थी जब एम्पलीट्यूड छोटा रखा हुआ था। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। चलो, ये बात डिस्कस करने के बाद बास प्रैक्टिकल में बेटा ऐसा होगा कि हम ना जी की वैल्यू निकालेंगे। जब जी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ इसका इक्वेशन से जी को कैसे लिखेंगे, जी कांस्टेंट होता है ना 9.81, वो निकालना होगा बास प्रैक्टिकल में। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सुनो। मैंने लिखा T=2π√L/G। जी को निकालना है, सब्जेक्ट बनाना है, स्क्वायरिंग कर लिया, है ना। T=2π√L/G। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो T², यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो 4π², और इसके ऊपर स्क्वायर होगा रूट पे, तो रूट खत्म हो जाएगा L/G। जी को बेटा सब्जेक्ट बना लो, तो क्या हो जाएगा, जी उधर चले जाएगा, T² इधर आएगा, 4π² L/T²। ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, तो ये वहां आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं बेटा। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी प्रैक्टिकल के दौरान हम जो ऑब्जर्वेशन कॉलम्स बनाते हैं उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, फर्ज कर लो बेटा, मैं ना पेंडुलम के पेंडुलम की जो है, पेंडुलम की एक्सपेरिमेंट में, है ना बेटा, जी की वैल्यू निकालने का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैंने देखा ना बेटा, जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से आ सकती है भाई। सही है, एक एक्सपेरिमेंट है पेंडुलम का जिसमें जी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये सब पेंडुलम वेंडुलम बता दिया, उसका फार्मूला बता दिया, प्रैक्टिकल में दिया हुआ होगा ये फार्मूला। सही बेटा, इसकी डिपेंडेंस बता दी, फिर ये भी बता दिया कि इस फार्मूले को यूज करते हुए अगर जी की वैल्यू निकालनी हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का प्रैक्टिकल हो बेटा, तो जी को इसके इक्वल लिख सकते हैं, हमने भी करके दिखाया। जब बेटा इसके इक्वल करके लिख सकते हैं, अच्छा बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ना माइक पे कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। सही है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया भाई। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब तुम सब देखो ना यार, अगर हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए बेटा, क्या क्या चीज़ें चाहिए जी निकालने के लिए। जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एल पे और T² पे। यानी जी की वैल्यू निकालने के लिए
मुझे एल की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम की वैल्यूज निकालनी होंगी, प्रैक्टिकल में रखनी होंगी, और टाइम पीरियड निकालना होगा, और फिर टाइम पीरियड के का स्क्वायर करना होगा। सही है, चलो वो करते हैं, वो जब कोई प्रैक्टिकल होगा तो उसमें आप देखेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि रीडिंग वगैरह लिखते कैसे हैं, कॉलम कैसे बनाते हैं। मैंने वैसे तो बता ही दिया आपको बच्चों कि अगर जी का प्रैक्टिकल करना होगा तो इस इक्वेशन से होगा। उसके लिए बेटा लेंथ ऑफ द पेंडुलम चाहिए, टी चाहिए। मैं इनकी वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। फर्ज कर लो बेटा कि मैंने ये सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जर्वेशन कॉलम में। ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें जो चीज कांस्टेंट होती है, जैसे रेडियस ऑफ द बॉब कांस्टेंट होता है 1 सेंटीमीटर, वो लिख लिया हमने। बॉब देंगे ना, बॉब पेंडुलम के अरेंजमेंट में होता है मेटालिक बॉब, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है, वो हमने लिख दिया भाई 1 सेंटीमीटर रेडियस है। फिर उसके बाद कॉलम बनाया। भाई क्या चीजें चाहिए जी मालूम करने के लिए, एल और टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कम से कम 6 रीडिंग लेंगे, तो 6 रीडिंग जो है वो एल की सेट करेंगे, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम 6 किस्म का रखेंगे। और फिर 6 किस्म का लेंथ ऑफ पेंडुलम रखने से टाइम पीरियड 6 मरतबा नोट करके बताएंगे। ऐसे ही होगा ना यार, सही। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 4 4 5 6, सही। तो इस तरह से फिर उसके बाद लेंथ ऑफ पेंडुलम का कॉलम बनेगा। अब सीखो जरा, सीखने वाली बातें हैं, किस तरह हम सही रीडिंग लिखते हैं, है ना, किस तरह मार्क्स कटने से बचते हैं। वरना बच्चे समझते हैं हमने तो अच्छा प्रैक्टिकल किया, मार्क्स कम आए। उन्हें ये नाजुक बातें पता नहीं होती जो हम बता रहे हैं, जिसकी वजह से मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। सुनो, सबसे पहले लिखा लेंथ ऑफ पेंडुलम, उसके सिंबल लिखा एल और स्लैश डाल के या छोटे स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे एल स्लैश डाल के यूनिट लिखते हैं कि भाई इस एल का यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि हम लैब में जो लेंथ्स नापते हैं बेटा वो सेंटीमीटर्स में नापते हैं। उसके लिए मीटर स्केल होगा हमारे पास, सही, उससे नाप लेंगे। अच्छा, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं कि एल लिखा और स्मॉल ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिख दिया। ये जो है यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इसका एक मार्क होता है सारी चीजों के यूनिट लिखने का, सही है। अच्छा, और ये हेडिंग्स बना रहा हूँ ना, ये जो ऑब्जर्वेशन कॉलम है इसकी पहली हेडिंग है बेटा, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल से डिनोट करते हैं और सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखे, ये फिर मैंने लिख दी लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक मरतबा 90 रखूंगा, एक मरतबा 80 रखूंगा, एक मरतबा 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, ऐसे 6 रीडिंग हो जाएंगी 10-10 के डिफरेंस के साथ। सुनो बेटा, मैंने इसको ना 90 लिखा, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम रख रहा हूँ 90। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम 90 रख रहा हूँ तो लेंथ ऑफ थ्रेड कितनी खोली जाएगी, बताओ जल्दी शाबाश। लेंथ ऑफ पेंडुलम अगर 90 रख रहा हूँ, 89 होगी ना सर? 89, सही बात है बेटा। 80 रखेंगे तो 79, 70 रखेंगे तो 69, फिर 59, फिर 49, फिर 39। समझ गए बच्चे, गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैंने पहली लेंथ लिखी 90, तो इसको 90 लिखने के बजाय मैंने लिखा 90.0, ऐसे लिखना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि ये जो लेंथ हम नापेंगे ना बेटा, वो नापेंगे मीटर स्केल से। इससे नापेंगे बच्चों, मीटर स्केल से। और मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है बताओ, ये मीटर स्केल है। मीटर 0.1 स्केल, सेंटीमीटर। हाँ 0.1 सेंटीमीटर होता है ना, ये 0 भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे चलता है मीटर स्केल, 100 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा, अब 0 से 1 सेंटीमीटर तक ना ये ऐसे निशान बने होते हैं बेटा, है ना। ये छोटे से छोटा डिवीजन जो है ना, ये वाला डिवीजन, ये होता है 1 मिलीमीटर, है ना। 1 मिलीमीटर, ये 0, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर हो गए। तो बेटा इसका लीस्ट काउंट यानी कम से कम पैमाइश, लीस्ट काउंट का मतलब होता है लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इसको कहते हैं बेटा लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एलसी, सही है। तो लीस्ट पॉसिबल में कम से कम क्या पैमाइश इससे नाप सकते हैं बेटा, वो 1 मिलीमीटर है कम से कम।
और 1 मिलीमीटर होता है 0.1 मिलीमीटर को ना सेंटीमीटर में करते हैं बच्चों, तो 10 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल होता है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में नापते हैं ना, ये देखो सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, तो सेंटीमीटर में मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। बेटा 0.1 सेंटीमीटर कितना डेसिमल प्लेस हुआ, जल्दी बोलो बेटा। 0.1 सेंटीमीटर कितना डेसिमल प्लेस हुआ। ये जो बच्चे गायब हो गए ना, मैं अटेंडेंस दोबारा लूंगा फिर इनको पता चलेगा। गायब नहीं हो सकता आप कोई भी। सही। 1 डेसिमल प्लेस है, गुड। कितना डेसिमल प्लेस है बेटा, 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें क्या मसला है, ठीक है। चलो अच्छा जी, अटेंडेंस कंपेयर करूं कौन कौन लोग गायब हैं, मैसेज कर देता हूँ एक। अच्छा चलो बेटा आगे चलते हैं। अच्छा अब मसला क्या है, सही है, तो ये बेटा है 1 डेसिमल प्लेस, 1 डीपी 1 डेसिमल प्लेस। अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो स्केल से जो भी आप रीडिंग लेंगे बेटा उसको भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। सही है, जिस इंस्ट्रूमेंट से जिस डिवाइस से बेटा हम ये चीज नाप रहे हैं लेंथ, वो है मीटर स्केल, उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो उसका लीस्ट काउंट जितने डेसिमल, कितने डेसिमल प्लेस हुआ, 1 डेसिमल प्लेस, तो सारी रीडिंग जो इससे ली जाएंगी दे शुड बी रिटन इन अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इसके लिए 1 डेसिमल प्लेस लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा तुमने तो ये, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ रीडिंग। कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंसी ऑफ रीडिंग का एक मार्क होता है, मतलब आपकी रीडिंग जो है उस इंस्ट्रूमेंट से कंसिस्टेंट होनी चाहिए जिससे रीडिंग ले रहे हो। मीटर स्केल से ले रहे हैं रीडिंग, ये लेंथ हर प्रैक्टिकल के लिए ये चीज जरूरी है, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी है, सिर्फ मीटर स्केल ही नहीं। जिससे नाप रहे हो उसका लीस्ट काउंट क्या है, वो कितने डेसिमल प्लेस है, उतने ही डेसिमल प्लेसेस रीडिंग जो है वो लिखनी होती है। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, वरना खामखा है कहीं भी आप डेसिमल प्लेस लिखने की गलती करोगे बेटा आपका मार्क चला जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसी तरह अब इस वाली लेंथ पे 20 ऑसिलेशन का टाइम ले लिया, और वो टाइम जो है वो बेटा 2 मरतबा लेते हैं, एक T1 एक T2। ये टाइम आएगा 37.69 और एक इसके करीबी आएगा 37.60, उसका एवरेज ले लिया बेटा, है ना। फिर ये जो एवरेज टाइम आया है ना बेटा उसको, ये तो 20 ऑसिलेशन का टाइम है, एक ऑसिलेशन का टाइम लेने के लिए हम 20 से डिवाइड करेंगे एवरेज टाइम को, तो आएगा 1.88। सही है, ये आ गया बेटा टाइम, और फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। सही है, तो इस तरह एल की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास पहली रीडिंग में, और टी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, और जी निकालने के लिए एल और टी स्क्वायर ही तो चाहिए हमें बेटा। इसके अलावा मजीद और भी बातें बेटा, वो हम बातें फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सही है, अभी हम इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह होपफुली जो है वो अल्लाह करे कि हम जो है वो लैब में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सही है, वहाँ ज़्यादा सही रहता है। स्टिल देन आई वुड लाइक टू, बाय बाय।